आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर बेटा आपके सामने भारत के संविधान पे चर्चा करूंगा। जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा नेटवर्क वगैरह का इशू था, तो आज कुछ ठीक लग रहा है। तो निरंतर हम लोग बात करते रहेंगे। तो कल जहां बेटा मैंने समाप्त किया था, मैं वहीं से आपकी क्लास प्रारंभ करता हूं। भारत के जो संविधान पे प्रभाव की चर्चा हो रही थी, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजों के लंबे शासन का प्रभाव पड़ा। ये शासन दो भागों में बांटा हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रभाव, बोले बेटा, जो हम लोगों का था 1765 से लेके 1857 तक। और एक कालखंड था बेटा जहां भारत पे क्राउन के शासन का प्रभाव हुआ, और वह प्रभाव जो हम लोगों के यहाँ हुआ वो 1858 से लेके 1947 तक, यानी देश जब तक स्वतंत्र हुआ तब तक। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा। और देखिए, भारत का संविधान जब भी पढ़े तो खास करके मैंने देखा है, जो हमारे नए मित्र होते हैं, जो बच्चे भी शुरुआत करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो तथ्यात्मक चीजें हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा जुटा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो तथ्यात्मक चीजें तो पढ़ना ही है बेटा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए चीजों के बारे में, और वो जब हो जाएगा तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी हमारे संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा बेटा, वह प्रभाव मैंने कहा था कि अंग्रेजों के शासन का प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था, क्योंकि इसकी थोड़ी विषय वस्तु अलग अलग है। तो आज हम उसकी चर्चा भी आपसे कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और एक एक पे हम आज विस्तार से आपसे बात कर लेंगे। ठीक है। तो एक था बेटा क्या, कंपनी के शासन का प्रभाव। कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक था क्राउन के शासन का प्रभाव। हाँ, कई दिन से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में बातें अच्छी से बैठ जाएं। यह जो शासन था बेटा वो था सन 1765 से सन 1857 तक। अभी हम इस पे बात करते हैं और एक एक की शुरुआत हम करते हैं। और ये था बेटा 1858 से 1947 तक। तो ये दोनों ही अंग्रेजों का ही शासन था। हाँ भाई, आराम से बैठिए। दोनों ही अंग्रेजों का शासन था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा विषय वस्तु का अंतर महसूस करिए, और इससे आपको बहुत सी चीजों का आइडिया लगेगा, अंदाजा लगेगा। 1765 से 1857 तक भारत पे कंपनी ने शासन किया। ये कंपनी कहाँ की थी? ये ब्रिटेन की कंपनी थी, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि एक निजी कंपनी थी बेटा, सरकारी कंपनी तो ये थी नहीं। तो एक कंपनी का जब शासन हुआ होगा और उसके समय जो नियम अधिनियम आए होंगे, वो जाहिर सी बात है कि भारत पे जो शासन उस समय कंपनी का था उसका जरा चैनल देख लें। एक तो यूके, ब्रिटेन, जहां की एक कंपनी, बोले बेटा, और कंपनी करती थी हमारे ऊपर शासन। तो ये जो दौर था बेटा, ये था 1765 से 1857 तक। आराम से समझिए बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये निःशुल्क सेवा हम आपको निरंतर देते रहेंगे बेटा। थोड़ा नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, तो उसका समाधान कर लिया गया, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल, अब जरा गौर से देखें। भारत पे शासन कंपनी का था, भारत पे शासन ब्रिटेन का तो था नहीं। तो ब्रिटेन सीधे भारत के लिए किसी विधि का निर्माण तो कर नहीं सकता था। भाई, हमारे वो कौन थे, हम उनके कौन थे? हमारे ऊपर शासन तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी। इस नाते ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते। हमारे लिए नहीं बना सकते, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम तो बना ही सकते थे। और जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगर वो कोई नियम कानून बनाते
और उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन करती तो असर तो हमारे ऊपर ही होता था ना। बहुत सिंपल सी बात है कि सरकार अगर पुलिस के लिए कोई नियम बनाए और उसका असर अगर हमारे ऊपर हो तो सरकार हमारे ऊपर असर तो छोड़ ही रही है, सीधे नहीं पुलिस के माध्यम से। बस बस वही मामला था बेटा। क्योंकि भारत ब्रिटेन की सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं था, माने ये चैनल तो बिल्कुल ही नहीं था, हमारे ऊपर शासन कंपनी का था। ब्रिटेन की सरकार अपनी कंपनी के लिए नियम बना सकती है, जैसे भारत सरकार में तमाम निजी, आज की डेट में अगर देखो तो तमाम निजी कंपनियां, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, अडानी की कंपनी है, धमाका कंपनी है, ये निजी कंपनियां अपना कार्य करती हैं। लेकिन इन कंपनियों के लिए सरकार नियम तो बना ही सकती है ना बेटा, कानून तो बना ही सकती है और बनाती भी है। बस बस वही मामला था बेटा। तो जाहिर सी बात है कि अब जरा गौर से देखना है कि इस समय यानी कंपनी के शासन के समय जो नियम अधिनियम आए होंगे वो नियम अधिनियम हमारी मांगों के प्रतिफल में तो बिल्कुल नहीं रहे होंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार थोड़ी थी बेटा। वो तो तलवार के बल पे शासन करते थे ना, कि हमारी पसंद की सरकार तो थे ही नहीं। तो जरा ध्यान रखना, ये ब्रिटेन की उस समय की जो आंतरिक राजनीति रही होगी, चूंकि वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया था बेटा 1688 से ही, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोकतंत्र अगर था तो तमाम विचारधाराएं, तमाम पार्टियां, तरह तरह की सोच वहां रही होगी। उनकी मांग, उनकी डिमांड, उनकी स्थितियों का प्रभाव कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद पे पड़ता रहा होगा और जिसके परिपक्ष में वो अधिनियम बनाते रहे होंगे। किसके लिए? भारत के लिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासन या कार्य उस अधिनियमों के तहत करती होगी तो उसका असर भारत पे जरूर होता होगा। एक चीज, इस समय जो मामला बना वो मामला सीधा बन गया यूके और भारत। क्लियर है बेटा? अब ये सीधे हमारे ऊपर शासन करते थे। कब? जब क्राउन का शासन स्थापित हुआ। तो दोनों में जरा सा देख लो बेटा, इसमें जो शासन था भारत पर वो कंपनी का था, कंपनी के ऊपर नियंत्रण ब्रिटेन का था। और जब क्राउन का शासन स्थापित हो गया 1858 से 1947 तक, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अब कंपनी बीच से डिलीट हो गई। अब भारत सीधे ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की सरकार के अधीन हुआ। तो इस समय जो नियम अधिनियम आए होंगे, कल के वीडियो में हमने विस्तार से बात किया बेटा, यूट्यूब पे उपलब्ध है, जाके देखिएगा, आर्या कैरियर पॉइंट पर। अब उसको बार बार एक ही चीज लिखना बेटा ठीक नहीं है प्रतिदिन। अब इस पे विचार करिए कि इस समय जो नियम अधिनियम आए होंगे और इस समय जो नियम अधिनियम आए होंगे उन पे कुछ चीजों का प्रभाव तो पड़ा ही होगा, जो महसूस कर सकते हैं हम लोग। ये भारत की मांगों के प्रतिफल में तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन यहां भारत की आंतरिक चीजों का असर हुआ, हाँ वहां की राजनीति का भी असर हुआ, जिससे अधिनियम आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय जो पहला अधिनियम आया बेटा, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिसपे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्यों आया, कैसे आया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट बना जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। यह नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ते 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 1858 तक इतना बढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा ही दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण की एक तरह से कह लें कि शुरुआत जो हो गई, जो उसके आंतरिक मामलों में ब्रिटेन की संसद का हस्तक्षेप जो बढ़ा, नियंत्रण जो बढ़ा, वो यहां से शुरू हुआ। कहां से बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट से। तो थोड़ा सा बेटा इतिहास में जाने की आवश्यकता है और चीजों को समझने की आवश्यकता। आखिर ये एक्ट क्यों आया? देखो, एक्ट पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, इसकी विषय वस्तु को समझना, उस कालखंड की परिस्थितियों को महसूस करना। आप जितनी गंभीरता से इसको महसूस करेंगे बेटा,
उतने ही बेहतर ढंग से आप संविधान को समझ पाएंगे। तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा था कि बंगाल पर उनका शासन स्थापित हो गया 1765 में। बंगाल में उन्होंने डायरार्की लगा दिया, द्वैत शासन लगा दिया। द्वैत शासन का मतलब कि दीवानी और फौजदारी मामले उन्होंने अलग अलग कर लिया। ये सब इतिहास में आप पढ़ते हैं, वो मेरा इलाका नहीं है। लेकिन एक बात जरा समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, भाई उनका सौभाग्य हमारा दुर्भाग्य, वो कंपनी व्यापार करते करते अब शासक बन गई। और आपको पता है बेटा कि किसी व्यापारी को अगर शासन का कार्य दिया जाए, यानी दोनों कार्य अगर वो शासन करे, तो घाल मेल तो हो ही जाएगा। तो कुछ घाल मेल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी। कंपनी के कर्मचारियों में बहुत ज्यादा करप्शन था बेटा। वो इतिहास में आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, भ्रष्टाचार बहुत था। कुछ घटनाओं की चर्चा करना बेटा नितांत आवश्यक है, जिससे आप ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लेंगे। एक्चुअल में दो जो घटनाएं थी ना बेटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर बड़ा हाहाकारी प्रभाव डालेगी। तो उसको थोड़ा इत्मीनान से समझते हैं बेटा। एक घटना जो हमारे यहां हुई, वो हुई 1769 में, यानी 1769 में एक घटना हुई जिसे हम लोग कहते हैं मैसूर का युद्ध। तो 69 में नहीं हुई, ये तो युद्ध लंबा चल रहा था, यानी 1767 से 1769 तक ये मैसूर युद्ध शुरू हुआ। और पहली बार हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा एक शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, शेयर धारकों की कंपनी थी। शेयर मार्केट या शेयर बाजार या शेयर वाली कंपनियों के सेंटिमेंट्स आपको पता है। अभी आज के शेयर मार्केट का हाल देखिए कि घटना अमेरिका में होगी और असर हमारे बाजार पे होने लगता है। तो शेयर की जो स्थिति होती है, तो कैपिटल मार्केट की जो स्थिति होती है, वो बड़ी सेंसिटिव होती है। अब हुआ क्या कि पहली बार भारत की किसी शक्ति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया। अब ये मैसेज बहुत तेजी से फैल गया, फैलना ही था कि भाई भारत की शक्तियां अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने लगी। तो जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना निवेश किया था, ब्रिटेन के लोगों ने, और कंपनी में तो ब्रिटेन की महारानी ने भी निवेश किया हुआ था। इतनी बढ़िया कंपनी थी कि ब्रिटेन की आम जनता ने भी शेयर खरीदा था, ब्रिटेन की महारानी ने भी शेयर खरीदा था। लेकिन वो जो मैसूर का प्रथम युद्ध की घटना हुई बेटा, थोड़ा उसको समझिए। हम आते हैं रेगुलेटरी एक्ट की थोड़ा विषय वस्तु को समझ लें। उससे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में हारी मैसूर के प्रथम युद्ध में, तो ये बड़ा खराब मैसेज चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ब्रिटेन में कि भाई ये कंपनी तो भारत में अब हार रही है। तो शेयर धारक या जो कंपनी में पैसा लगाए थे, उनमें तो दहशत हो गई और सारे लोग जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल के फ्री हो जाना चाहते थे कि कहीं मेरा पैसा भी ना डूब जाए। अरे कोई कंपनी जब डूबने लगेगी बेटा, तो हर लोग अपना शेयर बेच देते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शेयर भी ज्यादा लोग बेचने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें पैसा निकालने लगे। और दूसरी घटना उसके अगले ही वर्ष हो गई। 1770 में बंगाल में महा अकाल आया, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, जहां बिजनेस व्यापार की सबसे प्रबल संभावनाएं थी। इतिहास आप पढ़ते हैं कि हर बयार बंगाल से ही चलती थी। तो बंगाल परिचय का मोहताज तो नहीं है। और वहां पे महा अकाल आ गया, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। तो आप जरा मुझे बताइए कि जिस जगह पे इस तरह की दैवीय घटनाएं हो जाएं, क्या वहां बिजनेस व्यापार चल पाएगा? तो इधर से भी गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ हो गई मैसूर के युद्ध से, और अगले ही साल दूसरी गड़बड़ हो गई बंगाल के महाकाल से। और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, जर्जर हो गई। अब हुआ ये बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहती थी और ये लोगों को बताना चाहती थी कि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत साउंड है, अच्छी है, ताकि शेयर होल्डर्स में भगदड़ न मचे। तो उन्होंने एक गड़बड़ी ये किया कि 1772 में
उन्होंने अपना जब अकाउंट तैयार किया तो अपने शेयर धारकों को 12.5% का लाभांश दिया। अब ये बड़ी मजेदार बात थी कि उसमें दुनिया में तमाम कंपनियां थी, इतना ज्यादा लाभांश कोई कंपनी दे नहीं पा रही थी, यानी अपने शेयर धारकों को पैसे की एवज में 12.5% का डिविडेंड दे रहे हैं आप। तो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी साउंड है, बहुत अच्छी है, और काफी हद तक ये मैसेज देने में सफल भी हो गए। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई 12.5% का लाभांश दे रहा होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर ही होगी। ये उन्होंने अपने शेयर धारकों को आश्वासन दिया कि भाई आप निश्चिंत रहिए, हम आपको 12.5% का लाभांश देंगे। अरे बेटा, आज की डेट में कोई बैंक या कोई भी इस तरह का आर्थिक उपक्रम आपको 12.5% का लाभांश नहीं देता, और 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12.5% के लाभांश की घोषणा कर दी। कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन उसमें एक पेच फंस गई बेटा। पेच ये फंस, अच्छा ये झूठ बोल रहे थे, ये हकीकत नहीं थी, ये सत्य को छुपा के गलत आंकड़े प्रस्तुत करके ये अपने शेयर धारकों को 12.5% के लाभांश की घोषणा कर दी। लेकिन गड़बड़ी ये हो गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिला था वो फ्री में नहीं मिला था। इनको प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड ब्रिटेन की संसद को देना था, ब्रिटेन की सरकार को देना था। तो डिविडेंड बांट दिया और ब्रिटेन की संसद ने कहा भाई अब मेरा वाला भी दे दो 4 लाख पाउंड, आपकी आर्थिक स्थिति तो बहुत बेहतर है। तब पोल खुल गई, तब इन्होंने सत्य उजागर कर दिया और तब इन्होंने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति तो साहब बहुत गड़बड़ है और हम 4 लाख पाउंड तो आपको दे नहीं पाएंगे, अभी आर्थिक स्थिति है ही नहीं है, बदले में हमें 10 लाख पाउंड का उधार चाहिए। तो ये हुई बात बेटा कि चल रहे हो फरारी से, मर्सिडीज से, और पड़ोसी से 100 रुपया उधार मांगने जा रहे हो, तो दाल में तो कुछ काला है बेटा। और ब्रिटेन की संसद इस बात को समझ गई, उसको पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ ये थी बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो व्यक्तिगत हित के लिए ज्यादा काम कर रहे थे, कंपनी के लिए कम काम कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्लर्क के लेवल के लोग होते थे वो ब्रिटेन जब जाते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जब भारत से ब्रिटेन जाते थे तो राजा महाराजाओं की तरह से जाते थे। कंपनी राजा महाराजा की तरह से रहती है और कंपनी फटेहाल हो रही है, तो आशय तो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। इन्होंने ब्रिटेन की संसद से 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया और यह भी कह दिया कि 4 लाख पाउंड तो हम देने में सक्षम ही नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद को संदेह हो गया और ब्रिटेन की संसद ने कहा कि 10 लाख पाउंड का उधार तो हम देंगे। और 10 लाख पाउंड क्यों? 10 लाख पाउंड तो उधार और 4 लाख पाउंड हमारा जो आपको देना था, तो कुल 14 लाख पाउंड का उधार हो गया। अब उसमें मामला क्या फंस गया बेटा, उसको जरा समझिए। चूंकि ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेके पैसा देना था, तो ब्रिटेन की संसद तो बिना विधेयक के ये सब कर नहीं सकती, बिना विधि बनाए कर नहीं सकती थी। तो ब्रिटेन की संसद इसकी जांच करना चाहती थी कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आंतरिक मामला क्या है। तो उसने 2 समितियां बना दी। एक समिति का नाम था गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी, जिसके जिम्मे यही काम सौंपा गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हालातों का पता लगाइए कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। 12.5% डिविडेंड दे रहे हैं और इनको उधार मांगना पड़ रहा है, तो दाल में तो कुछ काला है। और दूसरी समिति बनाया जिसका नाम था प्रवर समिति, जिसके अध्यक्ष जनरल बरगायन थे। प्रवर समिति के जिम्मे यह सौंपा गया कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को बताइए कि जिस कंडीशन पे इनको हम 10 लाख पाउंड का उधार दें। और 10 लाख पाउंड में बार बार कर रहा हूं, 10 लाख पाउंड क्यों बेटा, 14 लाख पाउंड। अरे 4 लाख की तो देनदारी ही थी इनकी, 10 लाख पाउंड उधार मांग रहे थे, तो कुल 14 लाख पाउंड का मामला बनता था। दोनों समितियों ने बहुत विकट भर्त्सना की ईस्ट इंडिया कंपनी की और बताया कि यह महान अत्याचारों वाली सरकार है। क्योंकि ब्रिटेन की संसद को पैसा देना था बेटा, इसलिए ब्रिटेन की संसद ये आश्वस्त हो जाना चाहती थी कि मेरा पैसा ना डूबे, ईस्ट इंडिया कंपनी भाड़ में जाए, वो कहीं विजय माल्या वाली हालत ना हो जाए, है ना, उधार लेके फरार हो जाए। तो वो अपना पैसा तो दे रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे
कि मेरा पैसा सुरक्षित हो, और इसके लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक मामलों में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ चेंज करना चाहते थे, क्योंकि सारी गड़बड़ी बेटा उनके आंतरिक मामलों में थी। तो यही जो मामला था ना बेटा, वो पूरा मामला ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आफत बनी। ये न तो उधार मांगने गए होते, न इनके लिए समस्या उत्पन्न हुई होती। ये उधार मांगे और उसी उधार के प्रतिफल में इनको एक अधिनियम झेलना पड़ा, और जिस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ रेगुलेट करने का मामला था। ये ब्रिटेन की संसद ने बनाया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर सकें और उसके अंदर जो परेशानियां थी उन परेशानियों को दूर कर सकें। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए कि आखिरकार रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। बहुत सीधी सी बात है कि आ बैल मुझे मार वाली हालत हुई। ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न की होती, अगर ये ब्रिटेन की संसद से 10 लाख पाउंड का उधार मांगने न जाते, ये उधार मांगने गए, ऋण लेने गए, और ब्रिटेन की संसद को एक अवसर मिल ही गया। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि वही आपको उधार दे सकता है और आपको कोई दूसरा उधार दे नहीं सकता, तो अपनी शर्तें तो आपसे बनवाएगा ना। और आपके पास कोई ऑप्शन है क्या कि आप उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे? शर्तों को नहीं मांगेंगे तो ढूंढ लीजिए पैसा, और पैसा ढूंढ ही लीजिए, मेरा 4 लाख पाउंड दे दीजिए। तो ये तो बुरा फंस गए थे ना बेटा। अब इनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों को मान लें, सर आंखों पे रखें, और ब्रिटेन की संसद जो कहे उसके हिसाब से कंपनी में परिवर्तन करें। क्योंकि ब्रिटेन की संसद समझ रही थी कि सारी जो गड़बड़ी हो रही बेटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक प्रशासन में गड़बड़ी हो रही थी। क्लियर है बेटा? ये रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, क्या बनाया। तो इन्हीं कारणों से उन्होंने अधिनियम पारित किया, और इसी अधिनियम को पारित करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 14 लाख पाउंड का ऋण दिया, और ये भी ऋण फोकट में नहीं दिया, 4% ब्याज पर दिया। क्लियर है बेटा? और बदले में थोप दिया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों दिया गया था बेटा? वही 14 लाख पाउंड ऋण के प्रतिफल में रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया, ताकि उधार हम देंगे, लेकिन हमारे इन अधिनियमों को आपको मानना होगा, और मानना ही पड़ेगा। ब्रिटेन की कंपनी थी, तो ब्रिटेन की संसद से पारित अधिनियम को मानेंगे कैसे नहीं। आज भारत सरकार रिलायंस कंपनी के लिए कोई अधिनियम बनाए, तो रिलायंस कंपनी को तो मानना ही होगा। हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अगर हमारे लिए कोई अधिनियम बनाएगी तो हमें मानना ही होगा, भले ही हम निजी उपक्रम हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? अधिनियम को तो मानना ही पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना पड़ा। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक मामलों में क्या परेशानी थी, उसको थोड़ा समझते हैं। एक्चुअल में 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रांत बन गए थे, यानी भारत के 3 इलाकों पर वो कब्जा कर चुके थे। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करिए बेटा। और प्लीज बेटा, प्लीज अपना कमेंट अवश्य दीजिए, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ परेशानी है, हम आपकी मदद करेंगे। जिन मित्रों को जरूरत होगी हमें बताइएगा, हम सारा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। क्लियर है बेटा? हम आपकी मदद करने निकले हैं बेटा, हम आपकी मदद करेंगे, निश्चिंत रहिए। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अगर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आप समझो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण था बेटा, वो 3 इलाके पे हो चुका था 1772 तक। एक तो इस इलाके पे इनका कब्जा हो गया था, एक इस इलाके पर कब्जा हो गया था, और एक इस इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो भारत में 3 इलाकों पे उनका शासन स्थापित हो गया था। इसको हम लोग कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी, वो प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहते थे। तो एक उनका था बंगाल प्रेसिडेंसी, जिन्होंने उस पर युद्ध करके कब्जा किया। एक उनका था बंबई प्रेसिडेंसी, और एक उनका था बेटा मद्रास प्रेसिडेंसी। एक बात ध्यान से सुनना, खास करके नए बच्चे जो अभी कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं।
बंगाल आज के डेट में है, लेकिन वो बंगाल तब बड़ा था। तब बड़ा का मतलब जो बांग्लादेश वाला इलाका था वो भी उन्हीं के अधीन था। आज की डेट में मुंबई एक शहर है, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी का मतलब एक बहुत बड़ा इलाका होता था। मद्रास आज शहर है, लेकिन मद्रास एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, जिसमें आज का तमिलनाडु है, कर्नाटक का ढेर सारा इलाका, जिसको इकट्ठे मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, समझने की कोशिश करना, मैं प्रयास कर रहा हूं। ये 3 जगहों पे उनका शासन स्थापित हो गया। परेशानी कहां थी बेटा, वो जरा देखें। क्यों रेगुलेटरी एक्ट बना के इसको दूर करने की कोशिश की गई। यहां पे एक गवर्नर यहां पे और एक गवर्नर यहां पे, यानी तीनों प्रांतों के 3 गवर्नर अपने अपने इलाकों को शासित करते थे। यहां परेशानी यह हो गई बेटा कि कोई गवर्नर किसी गवर्नर से छोटा गवर्नर थोड़ी था। सारे गवर्नर एक बराबर पद के थे। अब कौन सा गवर्नर किस गवर्नर को आदेश दे सकता है। किसी जिले का डीएम किसी दूसरे जिले के डीएम को आदेश दे सकता है क्या? डीएम नहीं आदेश दे सकता। उससे वरिष्ठ अधिकारी कोई हो तो आदेश दे सकता है। भारत की समस्या यह थी कि यहां गवर्नर से बड़ा कोई पदाधिकारी भारत में था ही नहीं, और तीनों प्रांत के 3 गवर्नर, और तीनों गवर्नर एक से बढ़ के एक गवर्नर, कोई किसी से छोटा थोड़ी समझता था। तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राज, बेतरतीब शासन हो रहा था। कोई गवर्नर कुछ कर रहा था, कोई गवर्नर कुछ कर रहा था। और वहां ब्रिटेन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो क्या कर सकते थे इंग्लैंड में बैठे। तो एक बहुत बड़ी परेशानी ये थी बेटा कि तीनों प्रांतों के 3 गवर्नर जो ऑटोनॉमस होते थे, वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते थे। भारत में इन लोगों को रेगुलेट करने वाला कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। और एक बड़ी बड़ी समस्या थी कि कंपनी को सिंक्रोनाइज करना या एकजुट करना या इनमें समन्वय बनाने वाला कोई अधिकारी था नहीं। तो रेगुलेटरी एक्ट ने यह कहा कि इसको पहले ठीक कर लो आप, और उसने अधिनियम बनाया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर होगा, रेगुलेटरी एक्ट ने कहा कि वह गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। लेकिन ये कोई अलग से पदाधिकारी नहीं था बेटा। उन्होंने कह दिया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वह गवर्नर जनरल भी कहलाएगा, और ये बाकी गवर्नरों को नियंत्रित करेगा, ताकि कंपनी में एक समन्वय स्थापित हो जाए। क्लियर है बेटा? तो रेगुलेटरी एक्ट ने कहा, यानी 1773 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में कहा गया कि अब एक नया पद बनाना होगा, जिस पद का नाम होगा गवर्नर जनरल। लेकिन उन्होंने इसको अलग से किसी व्यक्ति को नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो बंगाल का गवर्नर रहेगा वही गवर्नर जनरल कहलाएगा, और बाकी गवर्नरों पे वही नियंत्रण करेगा। दुर्भाग्य की एक बात है बेटा, जिसको आपको समझना होगा। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया बेटा? वारेन हेस्टिंग्स को। और वारेन हेस्टिंग्स कितने अच्छे व्यक्ति थे, ये आप इतिहास पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मीर जाफर की विधवा थी बेटा मुन्नी बेगम। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने वारिस घोषित करने के लिए 3.5 लाख रुपए का घूस ले लिया वारेन हेस्टिंग्स ने। अब ले लिया कि नहीं ले लिया, नंद कुमार ने तो ये एलिगेशन लगाया। वो मुर्शिदाबाद के पूर्व गवर्नर थे, नंद कुमार दीवान थे। तो उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि ये वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए घूस ले लिया मुन्नी बेगम को उनका वारिस नियुक्त करने के लिए। तो जाहिर सी बात, ये मामला कुछ बहुत आसान नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स बहुत दूध के धुले व्यक्ति नहीं थे बेटा। ये जब भारत से 1785 में जब गए ना बेटा ब्रिटेन में, तो इनके खिलाफ ब्रिटेन की संसद ने महाभियोग लगाया वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, क्योंकि इतने इनके ऊपर चार्जेस थे कि पूछो मत। तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं को अपना गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन एक काम बड़ा खूबसूरत किया बेटा, जो आपको थोड़ा समझने लायक है। उसने ये कह दिया कि जो गवर्नर जनरल होगा
वो लगभग पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, मतलब जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा। तो ये तो बड़ी मजेदार बात है कि पहले वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में ही 3-5 करते थे, अब तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बड़ा क्षेत्र मिल गया साहब। ये तो अच्छा क्या, ये तो और बुरा हो गया। नहीं, फिर कहा गया इसी अधिनियम में कि गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाएगी। यानी गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए क्या होगे बेटा, 4 लोगों की एक परिषद बनाएगी। अभी हम बोल रहे हैं बेटा, क्रम से बोलेंगे, पहले इसको समझना, फिर मैं आपको बोलता हूं, नोट कर लीजिएगा अगर आपका मन होगा तो अब कौन हो गए बेटा, एक तो गवर्नर जनरल हो गए, और गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद हो गई। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया, और कहा गया कि निदेशक मंडल की सलाह पर ब्रिटेन की महारानी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करती थी। अब कुल मिला के अगर देखें तो 1+4 का मामला बना, एक गवर्नर जनरल और 4 लोग सदस्य। रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया कि अब कोई भी निर्णय अकेले गवर्नर जनरल नहीं ले सकते, वो जो भी निर्णय होगा वो पूरी परिषद के साथ निर्णय लेना होगा और बहुमत से निर्णय लेना होगा। बोले बेटा, बहुमत का मतलब कि 5 लोग हो गए, इसमें 3 लोगों का सहयोग जरूरी था। अब उसमें या तो गवर्नर जनरल रहे, 2 सदस्य रहे, या 3 सदस्य ही अगर कोई फैसला ले लें तो वही बात मानी जाएगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने यह कहा कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की परिषद होगी, और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत से लिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता। अब एक परेशानी तो हो ही गई वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए कि इनको कम से कम 2 चेलों की जरूरत थी। अगर 2 चेले नहीं मिले इनको परिषद में तो फिर इनका कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। इसमें क्या गड़बड़ी हुई, थोड़ा वो भी समझ लें। परिषद के एक सदस्य जिसका नाम था बारवेल, उसकी नियुक्ति यहीं भारत से की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, वरिष्ठ। 3 लोग ब्रिटेन से भेजे गए, जिसमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन थे। 3 लोग ब्रिटेन से आए। अब इसमें फ्रांसिस बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, इन्होंने बाकी 2 लोगों को सेट कर लिया है ना। हाँ, वो बच्चे लोग कुछ रिस्पांस कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 लोगों को अपना चेला बना लिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 2 लोगों को चेला तो नहीं बना पाए, लेकिन फ्रांसिस ने 2 लोगों को अपना चेला बना लिया। फ्रांसिस और मानसन को, अरे ये क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन, ये तीनों एक गिरोह में हो गए। अच्छा, फ्रांसिस उसको लीड कर रहे थे, नेता बने थे उन 3 लोगों के, और ये झगड़े की जगह खोज रहा था कि कोई ऐसी जगह निकले जहां हम वॉरेन हेस्टिंग्स से थोड़ा तू मैं कर लें। तो जैसे ये कलकत्ता में उतरा बेटा, पानी की जहाज से उस जमाने में कन्वीनियंस था, तो जैसे ये उतरा कलकत्ता की बंदरगाह पर, वैसे ये फायर हो गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स पे इसने तंज कस दिया कि हम लोग परिषद के सदस्य थे और हम लोगों का वैसा स्वागत ही नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिए। अरे बेटा, तो वही हाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए भारत में और एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने एक दरोगा पहुंच जाए, तो आप बेइज्जत कर रहे हो कि आप स्वागत कर रहे हो, तो नाराज तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे ही फ्रांसिस ने अपनी नाराजगी जाहिर की खुल के कि जिस तरह से हमारा स्वागत होना चाहिए था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस तरह से हमारा स्वागत नहीं किया। तलवार तो खिंच गई। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ एक व्यक्ति बचे थे, वो थे बारवेल, और फ्रांसिस के साथ क्लेवरिंग और मानसन शामिल हो गए। और फ्रांसिस ने वो दुर्गति किया वॉरेन हेस्टिंग्स की बेटा, इतिहास पढ़िए आपको समझ में आएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स से किसी फैसले को वो नहीं लागू होने देता था, ये तीनों मिलकर अपना फैसला ले देते। वॉरेन हेस्टिंग्स एकदम चिढ़ गया इससे, और उसको बुरे बुरे सपने आने लगे कि मैं गवर्नर जनरल हूं कि यही सब गवर्नर जनरल हैं। और जाहिर सी बात है, एक बार परिषद की बैठक हो रही थी जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और फ्रांसिस से तू मैं हो गया। अब क्या हुआ होगा इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख है इतिहास में कि फ्रांसिस और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी ही नहीं हुई, मारा मारी हो गई। और मारा मारी नहीं,
वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी पिस्तौल निकाल के फ्रांसिस पे गोली चला दिया। ऐसा शासन हो रहा था भारत में। वो तो वही है कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्री पर गोली चला दे। अगर ऐसी सरकार हो ना बेटा तो भाड़ में जाए ऐसी सरकार। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसिस के ऊपर गोली चला दी तो बड़ी दुर्गति वाली स्थिति थी। लेकिन एक बात तो समझ लें कि फ्रांसिस ने वॉरेन हेस्टिंग्स को मनमानी तो नहीं ही करने दिया। ये रेगुलेटरी एक्ट में प्रावधान बनाया गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। कोई भी निर्णय अकेले गवर्नर जनरल नहीं लेगा, उसको सहयोग देने के लिए 4 लोगों की एक परिषद होगी। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ बेटा। तो कंपनी के आंतरिक मामलों में रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन खींचतान मची ही रही। जो आपने देखा फ्रांसिस और वॉरेन हेस्टिंग्स में कभी एकजुटता दिखी ही नहीं, हमेशा उलट दिशा में दोनों जाते रहे। खैर, वो इतिहास का मामला है बेटा, जब इतिहास पढ़िएगा तो टीचर आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा मामला संवैधानिक इतिहास का है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सन 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी भारत में पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो सन 1774 में हुई, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हुई। एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, सर एलिया एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। जो भी हमारे विद्यार्थी मित्र देख रहे होंगे वो आराम से वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा, तथ्यात्मक चीजें हैं, काम आ सकती हैं। यानी भारत में जो पहला सर्वोच्च न्यायालय बना बेटा वो सन 1774 में बना, और जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिया एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे, जिनको उप न्यायाधीश कहा गया। अब ये सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया वो आज के सर्वोच्च न्यायालय जैसा तो नहीं बनाया गया। तो फिर काहे बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी कर्मचारी और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारत के किसी व्यक्ति के साथ अगर विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कर्मचारियों के बीच में आपस में कोई गतिरोध हो तो उसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय में किया। वो भारतीयों के लिए नहीं बना था। यानी भारतीयों का अगर कोई विवाद हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। किसी भारतीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी व्यक्ति के साथ अगर विवाद है तो आप जा सकते थे। ये बनाया गया बेटा सर्वोच्च न्यायालय। इसी को लेकर बड़ा उत्साहित हो गए नंद कुमार। क्लियर है बेटा? और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही अभियोग दायर कर दिया भ्रष्टाचार का, कि इन्होंने 3.5 लाख रुपया मुन्नी बेगम से लेकर इनको वारिस नियुक्त कर दिया, और इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट बना है, न्याय होगा। और मुझे लगता है शायद नंद कुमार को पता नहीं था कि एलिया एम्पे वॉरेन हेस्टिंग्स का बड़ा अच्छा मित्र था, और मुझे लगता है वो आप समझ रहे हैं कि नंद कुमार का क्या हुआ होगा। एलिया एम्पे ने नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी। और मुझे लगता है बेटा कि ये न्यायालय के इतिहास में ऐसा शायद पहला मामला हुआ होगा कि आर्थिक मामलों को लेकर किसी को मृत्युदंड दिया गया हो। तो जाहिर सी बात है कि ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें थी बेटा, सही ढंग से कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ चीजें आपको दिखी रेगुलेटरी एक्ट में। तीसरा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के मालिक लोग थे, जो कंपनी की नीतियां बनाते थे, योजनाएं बनाते थे, इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, आज भी जो निजी कंपनियां होंगी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना उसके सदस्यों की संख्या, निदेशक लोग जो बने, उनकी संख्या बढ़ा के 24 कर दी गई। हाँ, एक नियम बनाया गया कि इसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष कार्य मुक्त होंगे तथा उतने ही फिर नए चुने जाएंगे। अब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल थे वो कहां से आते थे? रेगुलेटिंग एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया। कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वे शेयर धारक जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का शेयर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को चुनने में मतदान करेंगे।
तो कुल मिला जुला के बेटा आज मैंने ये प्रयास किया कि आप ये जरा समझें कि आखिरकार रेगुलेटरी एक्ट लाया क्यों गया। तो कुछ आइडिया लगा होगा, खास करके उन मित्रों को जो शुरू से हमें सुन रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से उधार मांगा अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को छुपाते हुए। जो उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी, उन्होंने उसको हाइड किया और उन्होंने 10 लाख पाउंड का उधार मांगा। 4 लाख पाउंड की इनकी ऑलरेडी देनदारी थी, यानी कुल 14 लाख पाउंड। ब्रिटेन की संसद ने उनसे कुछ शर्तें बनवाई कि हम आपको उधार देंगे, लेकिन मेरी शर्तें आपको माननी होंगी। वो शर्तें ही रेगुलेटरी, जिसमें मोटी मोटी बात कि भारत में पहली बार एक नया पद देखने को मिला जिसे हम लोगों ने गवर्नर जनरल कहा। और इस पद पर पहली नियुक्ति बड़े महान व्यक्ति थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन ये कि वो गड़बड़ी ना करने पाए, गवर्नर जनरल मनमानी ना करने पाए, इसलिए कहा गया कि आपको परामर्श देने के लिए 4 लोगों की परिषद होगी और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। उस बहुमत में गवर्नर जनरल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसमें से अगर 3 लोग राय बना लें, वो 3 लोग गवर्नर जनरल हो, 2 लोग हो या 3 सदस्य हो, तो बात मानी जाएगी। और मैंने आपको बताया कि फ्रांसिस ने तो गुल खिला ही दिया। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलकत्ता फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। जो पहले सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 उप न्यायाधीश, ये ध्यान रखना है। अगला बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनकी संख्या बढ़ाकर 24 की गई। जाहिर सी बात है कि पहले इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती थी, अब 4 वर्ष के लिए कर दी गई। लेकिन ये नियम बनाया गया, जैसे हमारी आज की राज्यसभा है, कुछ वैसा नियम बनाया गया इसके 1/4 प्रति वर्ष जाएंगे और उतने ही नए आएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के लोगों को कौन चुनते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक। रेगुलेटरी एक्ट में इसमें भी संशोधन कर दिया। पहले था कि 500 पाउंड वाले चुनेंगे, यानी जिनके पास कम से कम 500 पाउंड का शेयर हो। अब कहा गया कि नहीं नहीं, वो लोग चुनेंगे जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड का शेयर होगा। ये रेगुलेटरी एक्ट। अब जरा ये देखते हैं कि हमारे संविधान पर इसका क्या प्रभाव दिखा। तो भैया जी, आज हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, क्या यह विरासत का नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट हमें विरासत में नहीं मिला? और ये जो विरासत क्रिएट हुई बेटा, वो 1774 में आई और रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आई। तो अगर आप इतिहास जाके नहीं देखोगे बेटा, तो हम मूल तत्वों से थोड़ा सा हट जाएंगे। जब हम संविधान पढ़ेंगे, जब क्या बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे, और जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपको आइडिया लग जाएगा कि पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय भारत में बना, वो स्वतंत्र या गणतंत्र होने के बाद नहीं बना बेटा, वो अंग्रेजों के शासन के समय ही बना। तो शासन की जो पद्धतियां थी, एक बात कि जो 4 सदस्यीय परिषद बनी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुमत वाली अवधारणा को स्वीकार किया गया? तो हम भारतीय तो सब चीजों को बड़े गौर से देख ही रहे थे और हम तो इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन हमको मौका मिलेगा हम भी इस तरह की चीजों को करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतिहास में चल के देखना होगा, झांकना होगा, समझना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, मुझे जरूर राय दीजिएगा। अब नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम बेटा परमानेंट मैंने सॉल्व कर लिया है, तो प्रतिदिन मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। हाँ, जिन मित्रों का छूट गया हो, मेरा एक यूट्यूब चैनल है आर्या कैरियर पॉइंट, सारे वीडियो वहां पे अपलोड आपको मिलेंगे, वहां से जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, जब चैनल पे जाए अध्ययन करने के लिए तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट हो बेटा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। नोट्स की जिन मित्रों को जरूरत होगी वो हमें मैसेज देंगे, हम देखते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको भेजें, हम सब उपलब्ध कराएंगे। बस एक वायदा करिए बेटा कि गंभीरता से पढ़ना है और रिजल्ट देना है। तो आपकी सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही होगा कि आपकी सफलता में अगर मैं थोड़ा सा सहयोग कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।